बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम जख्म दिल के पार्ट 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। इसने मुझे तसल्ली दी कि घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं, इन्हें बहनों की मदद से राजी कर लूंगा। माँ को राजी करने में कुछ दिन लग जाएंगे, इसके लिए इसे कुछ रातें अपने घर में गुजारनी होंगी। वो दिन में मेरे पास आ जाया करेगा। रिफत रात 10 बजे अपने घर चला जाता था। इसने सिर्फ 2-3 रातें होटल में गुजारी थी। वो सुबह 9 बजे होटल आ जाता, हम दोनों मिलके नाश्ता करते। इसने एक प्राइवेट गाड़ी किराए पर ले रखी थी और इस गाड़ी में हम दोनों कारोबार के लिए जगह देखने निकल जाते थे। हमने साथ काम करने का इरादा कर लिया था। हम लंच किसी अच्छे होटल में करके वापस अपने होटल में आते। हम 6 बजे आराम करने के बाद फिर तैयार होकर साहल समंदर या किसी पार्क में जाके वक्त गुजारी करते। कई दिनों के बाद मैंने रिफत से पूछा, क्या तुमने अपनी माँ बहनों से मेरे बारे में बातचीत की? आखिर मैं कब तक होटल में नजरबंद रहूंगी? मेरी बहनें भी अम्मी से इस मौजू पर बात करने से डरती हैं। इसने जवाब दिया, कुछ दिन और सब्र कर लो, मैं अम्मी का मूड देखकर खुद ही इनसे बात करूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम मुझे अपने साथ घर ले जाओ और इन्हें साफ साफ बता दो कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। मैंने कहा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो मुझे बातें सुनाएंगी, मैं सुन लूंगी, जरा भी बुरा नहीं मनाऊंगी। अगर जूते भी मारेंगी तो जूते भी खा लूंगी, इसलिए कि वो मेरी माँ की जगह है। मैं इनके कदमों में अपना सर रख दूंगी। मेरी अम्मी दिल की मरीजा हैं। वो बोला, कहीं ऐसा ना हो कि सदमे से इन पर दिल का दौरा पड़ जाए। जब मैंने सुना कि वो दिल की मरीजा हैं तो मैं खामोश हो गई। कोई 1 हफ्ता बाद मैंने इससे इस मौजू पर फिर बात की तो वो हीले बहाने करने लगा। इसकी इन बातों से मेरे दिल के किसी कोने में शक की लहर उठी। ऐसा लगा दाल में कुछ काला है। वो किसी वजह से मुझे अपने घर ले जाना नहीं चाह रहा। वो या तो अपनी अम्मी से जरूरत से ज्यादा डरता है या फिर इसकी अम्मी किसी वजह से मुझसे नाराज है और मुझे कबूल नहीं करना चाहती। मैंने सोचा कि आखिर मैं कब तक सूली पर लटकती रहूंगी। फिर मैंने सोच विचार के बाद फैसला किया कि मुझे खुद ही इसकी अम्मी से मिलकर बात कर लेना चाहिए और इन्हें साफ साफ बता दूंगी कि मेरी और रिफत की शादी हो चुकी है। दुनिया की कोई ताकत हम दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। और फिर मैं कोई अंग्रेज लड़की नहीं हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, इस्लाम कबूल किया हुआ है, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। दूसरे रोज रिफत ने सुबह 10 बजे आकर मुझसे कहा कि इसकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, वो इन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा है। शाम 6-7 बजे तक आ जाऊंगा। मेरे लिए ये सुनहरी मौका था। रिफत होटल से निकला तो मैं भी चंद लम्हों के बाद इसके पीछे पीछे गैर महसूस अंदाज से निकली। जिस वक्त वो होटल से निकलकर अपनी गाड़ी में जा बैठा, मैं होटल की इमारत से बाहर आ चुकी थी। इत्तेफाक से उस वक्त एक खाली टैक्सी नजर आई। मैं इसमें बैठ गई। टैक्सी ड्राइवर से कहा कि इस सफेद गाड़ी का ताक़ब इस तरह करो कि इसे शक न हो सके। रिफत की गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई एक इलाके में दाखिल हुई। रिफत का मकान भी मैंने दूर से देख लिया। ये मकान 120 गज के रकबे पर बना हुआ था। इसे रंग रोगन करके नया बना दिया गया था। शाम के वक्त रिफत होटल आया तो मैंने इस पर जाहिर नहीं किया कि इसका पीछा करके मैं इसका घर देख के आ चुकी हूँ। मैंने इसकी अम्मी की तबीयत के बारे में पूछा तो इसने बताया कि अब तबीयत कदरे बेहतर है। हॉस्पिटल में 2 घंटे जेरे इलाज रह के घर आ गई हैं। फिर मुझे क्लिफ्टन ले गया। इसने वहाँ जाकर मुझसे कहा, मेरा ख्याल है कि अम्मी शायद इस शादी के बारे में जान के मुझे घर में कदम रखने ना दे। क्यों ना हम लाहौर जाके शिफ्ट हो जाए और वहाँ कोई बिजनेस शुरू कर दे। इस तरह वहाँ बड़े सुकून और इत्मीनान से जिंदगी गुजार सकेंगे। अम्मी शादी के लिए कहेंगी तो टाल दूंगा। मैं अम्मी की जिंदगी तक शादी को छुपा के रखना चाहता हूँ। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक वो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 साल जी सकेंगी। इनकी वफात के बाद मेरी राह में कोई रुकावट नहीं रहेगी। ये तजवीज बुरी नहीं थी, मगर मैं कराची छोड़ के किसी और शहर में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि ये शहर मुझे बेहद पसंद आया था। बड़ा बा रौनक शहर था। उस रात रिफत ने मुझसे कहा कि वो एक जरूरी काम से सुबह 7 बजे हैदराबाद जा रहा है, रात 9 बजे वापस
आए का। मैं दूसरे दिन सुबह 10 बजे धड़कते दिल से होटल से निकली। 20 मिनट के बाद इसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर इसके नाम की तख्ती लगी हुई थी। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुला। एक हसीन और शादाब बदन की औरत का सरापा नमूदार हुआ। वो 30 बरस की दराज का औरत थी। वो गहरे भूरे रंग की सूती साड़ी और सफेद ब्लाउज में मलबूस थी। इसके पीछे एक 9 बरस का लड़का और 7 बरस की बड़ी प्यारी सी बच्ची खड़ी मुझे देखे जा रही थी। मैंने एक कदम बढ़ाया और इससे पूछा, क्या रिफत बेग साहब घर पर हैं? वो घर पर नहीं है, किसी काम से हैदराबाद गए हुए हैं। रात तक इनकी वापसी होगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने इसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत स्याह आंखों में झांकते हुए पूछा। जरूर तशरीफ लाइए, इसने एक तरफ हट के जवाब दिया। फिर वो मुझे एक कमरे में लाई। वो तीनों मेरे सामने बैठ के, क्या रिफत बेग साहब की वालदा तशरीफ रखती हैं? रिफत बेग की वालदा वो हिंदुस्तान वीजे पर 15 वर्ष कबल गई थी, वही वफात पा गई। आप किसी और रिफत बेग के बारे में तो नहीं पूछ रही? मैं इन्हीं रिफत साहब के बारे में पूछ रही हूँ जो 20-25 रोज कबल लंदन से आए हैं। जी हाँ, ये घर इन्हीं का है। इनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। अच्छा, तो इनकी बहनें और भाई कहाँ रहते हैं? वो अपने वालिदैन की अकलौती औलाद हैं, इसने बताया। आप कौन हैं? वो हंसकर बोली, मैं इनकी बीवी जाहिदा हूँ। ये मेरे दोनों बच्चे उमर और नादरा हैं। जी, मेरा दिल उछल के हलक में धड़कने लगा। मुझ पर जैसे कोई बिजली सी आ गिरी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। थोड़ी देर बाद वो मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। मुझे होश में आता देखकर इसने इत्मीनान का सांस लिया। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। मैं उठ के बैठ गई। गर्मी से चक्कर आ गया था। हम लंदन के लोग गर्मी के आदी नहीं है। मैं अब ठीक हूँ। आपने ना तो अपना तारुफ करवाया और ना ही अपने बारे में कुछ बताया। आप तशरीफ रखिए, चाय पीकर जाइए। मेरा नाम बतूल है, मैंने जवाब दिया। मैं लंदन से आई हूँ। मेरे मुतालिक मजीद बातें रिफत बेग बताएंगे। फिर मैं वहाँ रुकी नहीं। मैं इसे हैरान और परेशान छोड़कर मकान से बाहर निकल आई। सारा रास्ता मैंने अपने आंसुओं को किस तरह पिया मेरा दिल ही जानता है। मेरी हालत एक जख्मी परिंदे की सी थी और मेरी हालत एक मुर्दे से भी बदतर होने लगी थी। मैं होटल पहुंच के देर तक फूट फूट कर रोती, बिलकती और सिसकियां बरती रही। मेरी हिचकियां बंद गई। रोने से ये हुआ कि दिल की बड़हास निकल गई। लेकिन मेरी जिंदगी में जो गुप अंधेरा छा गया था वो अब कभी भी किसी भी सूरत में नहीं जा सकता था। मेरे ख्वाबों के सारे नगर उजड़ चुके थे। वो ख्वाबों की तरह दगाबाज निकला। इसके खूबसूरत चेहरे के पीछे एक मकरूह गुनौना चेहरा छुपा हुआ था। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर जलील और कमीना शख्स साबित होगा। रात को रिफत आया तो इसके चेहरे पर नदामत की बजाय गुस्से की लकीर थी और हैरत भी थी कि मुझे इसका घर कैसे, किससे और क्यों कर मालूम हुआ। मैंने इसे बताया कि तुम जो इतने दिनों से हीले बहाने और टाल मटोल कर रहे थे। इसने मेरे दिल में शक पैदा किया। कल मैंने तुम्हारा पीछा करके घर देख लिया था ताकि तुम्हारी असलियत मालूम करूं, क्योंकि तुम झूठ बोल बोल कर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? इस बेशरम और बेगैरत ने कहा कि ये सब मैंने अपनी बीवी और बच्चों के लिए किया। मुझे इनका मुस्तकबिल बनाना था, क्योंकि तुम्हें एक खूबसूरत मर्द की जरूरत थी, आरज़ू थी। मैंने वो पूरी कर दी। मुझे इसकी बातें सुन के तैश आ गया। मैं खुद पर काबू ना पा सकी। मैंने इसे खूब गालियां दी। वो मेरी गालियां बर्दाश्त ना कर सका, मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैंने इसे मारने और अपने दफा करने के लिए छुरी उठा ली तो इसने मुझे कमीनी और तवाइफ कहा और ये कहा कि मैं वापस चली जाऊं। जब मैंने अपनी रकम का मुतालबा किया तो कहा कि इस रकम को भूल जाओ जो तुम मुझ पर खर्च करती रही हो। अलबत्ता इसके बदले मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जो तुम्हें सदा के लिए आजाद कर देगी। ये कहकर इसने मुझे तलाक दे दी। होटल के मैनेजर ने कहा कि आपने जो 5,000 रुपए जमा कराए थे, तमाम अखराजात निकाल के अब सिर्फ 7,000 रुपए रह गए हैं। 10,000 पाउंड और 10,000 डॉलर के चेक थे। रिफत ने 2-1 मरतबा कहा था कि चेक कैश करवा लूं। इसकी नीयत ये थी कि रकम हाथ में आने से वो किसी न किसी बहाने हड़प करना चाहता था और डकार भी नहीं लेता। दूसरे दिन मैंने 2,000 डॉलर कैश करवा के डबल बेड छोड़ के सिंगल बेड ले लिया। 10,000 की रकम जमा करा दी। अब वो कमीना मेरी बड़ी क्या छोटी रकम पर भी हाथ मारने से रह गया। होटल के बराबर एक इमारत में वकील के नाम से इमारत थी। इसमें वकीलों के दफ्तर थे। इसमें एक वकील खतून का दफ्तर था। इसके मशवरे की फीस
2000 रुपए थी। वो मेरी दुख भरी दास्तान सुन के बड़ी मुतासर हुई। इसने कहा कि शरई तौर पर तुम्हें तलाक हो चुकी है। इसने औरत होने के नाते मुझसे गहरी हमदर्दी और खुलूस का इजहार किया। इसने कहा कि महर जो 5000 पाउंड है, अलबत्ता उस शख्स को दी हुई रकम की बाजियाबी की कोशिश की जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट वाहद सबूत है जो तुमने इसे दिया था। इस सिलसिले में तुम्हें लंदन से शवाहिद मंगवाने होंगे। तुमने अपना फ्लैट सेल किया था और किसने निकाह करवाया था। तुम्हारे साथ जबरदस्त धोखा हुआ है। एक तरकीब समझ में आती है। ऐसा करो कि 3 दिन बाद मुझसे मिलो। सब्र करो। हाँ, अपनी फीस वापस ले जाओ। इसकी बात ने मुझे इतना मुतासर किया कि मेरी आंखें भीग गई। मैंने सोचा कि मुसलमानों में शैतान सिफत हैं तो नेक लोग भी हैं। फिर मैं इतनी जज्बाती हुई कि खतून वकील के हाथ चूम लिए। मैंने पूछा कि आप ये मशवरे की फीस वापस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये वकालत मेरा पेशा है, लेकिन मेरी जहानत कारोबारी नहीं है। एक तो तुम मजलूम हो और दूसरा ये कि तुमने अपना धर्म छोड़ के हमारा दीन अख्तियार किया और इसमें पूरी तरह दाखिल हो गई। इस नाते तुम मेरी छोटी बहन हो गई हो। मेरा अखलाकी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे हर तरह से काम आऊं। इसका अजर अल्लाह ताला की जात देगी। चौथे रोज जब मैं इस वकील खतून के दफ्तर पहुंची तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मैंने अपने वालिद और बड़े भाई को तुम्हारी सारी कहानी सुनाई। इन दोनों को न सिर्फ अफसोस बल्कि दुख भी हुआ। मेरे वालिद रिटायर्ड जस्टिस हैं और बड़े भाई के FBI के अफसरान से तल्लुकात हैं। इन दोनों का ख्याल था कि रिफत पर दबाव डालकर इससे रकम वसूल की जाए। इस तरह के अभी FBI का एक आदमी आएगा, तुम्हें इसे ले जाकर रिफत बेग का घर दिखा दो। मैं 5 दिनों के बाद लंदन में थी। रिफत से मेरी सारी रकम वसूल हो गई। वो सिर्फ 7000 की रकम खर्च कर पाया था। लंदन आने के बाद मुझे साबका मुलाजमत भी मिल गई। मैंने अहद कर लिया कि आखिरी सांस तक इस्लाम मजहब नहीं छोड़ूंगी। इस बदकिरदार इंसान की वजह से इस्लाम से मुनकर नहीं होंगी। मैं इस अजीम मजहब को कैसे छोड़ सकती हूँ जिसमें खतून वकील, इसके वालिद मुख्तरम भाई और इनके फरिश्ता सिफत दोस्त मौजूद हो। अलबत्ता मैंने सारी जिंदगी शादी ना करने का फैसला कर लिया है। एक वसीयत नामा लिखवा रखा है। जब मैं मर जाऊंगी तो मेरा तमाम सरमाया लंदन में कैम इस्लामी मरकज को अतिया कर दिया जाएगा। मैंने नमाज सीख ली है और इस्लामी मरकज में कुरान शरीफ की तिलावत करती हूँ। जितना पढ़ती हूँ इतने इसके मैनी भी याद आते हैं। आखिर मालूम तो हो कि मेरे रब ने बंदों से क्या अरशाद फरमाया हुआ है। मुझे कुरान शरीफ दीन मोहम्मद सूफी की साहबजादियां पढ़ना सिखा रही हैं जो अरबी जुबान में है। फारग वक्त में इस्लामी मरकज में मुताले में रात गुजारती हूँ। वहाँ और भी काम करती हूँ। मैं इस पाकिस्तानी खतून वकील और इसके अजीजो अकराब के लिए दुआ मांगती हूँ। मैं हर नमाज और तहज्जुद में ये दुआ मांगती हूँ कि मेरा खात्मा दीन पर हो, मरते वक्त कलमा नसीब हो और मेरे रब तू मुझे अपने सिवा किसी का मुख्ताज ना कर। आमीन। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।